आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे देखते हैं कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं कुछ हमारे वर्ण के ऊपर लगती हैं, कुछ वर्ण के पहले लगती हैं, कुछ वर्ण के बाद लगती हैं। आइए देखते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रे। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक। अब इनकी मात्राएं कौन देखते हैं। इनमें आपकी कोई भी मात्रा नहीं होती है आ में। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कुछ स्वर की मात्राएं ऐसी हैं जो वर्ण के ऊपर लगते हैं, और कुछ स्वर की मात्राएं ऐसे हैं जो वर्ण से पहले लगते हैं, और कुछ मात्राएं ऐसी हैं जो स्वर के बाद लगते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं आम। ठीक। इसमें बड़ा आ है तो आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा कहाँ लगी है, अगर देखेंगे आप तो बाद में लगी है। जैसे पाक, तो आप पाक लिखते हैं तो ये बड़ा आ की मात्रा को कहाँ रखते हैं, वर्ण के बाद में रखते हैं। ठीक। फिर इसी तरह जैसे आपकी है बड़ी, तो बड़ी ई की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, वर्ण के बाद में लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा कहाँ लगाते हैं, वर्ण से पहले लगाते हैं। छोटा ऊ की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, वर्ण के नीचे लगाते हैं। री की मात्रा कहाँ लगती है, वर्ण के नीचे लगती है। फिर आप देखेंगे ए की मात्रा, अ की मात्रा, ये वर्ण के ऊपर लगते हैं। ठीक। फिर ओ और औ की मात्रा कहाँ लगते हैं, वर्ण के बाद में लगते हैं। ठीक। अंग की मात्रा ऊपर लगती है, आह की मात्रा आपके बाद, वर्ण के बाद में लगती है। अब आइए हम उच्चारण करते हैं स्वर का वर्गीकरण। वर्गीकरण करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो कुछ हमारे जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारण होता है, कुछ उच्चारण मध्य भाग से होता है, और कुछ उच्चारण हमारे पश्चिम भाग से होते हैं। ठीक। तो उच्चारण के आधार पर स्वर को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे देखते हैं। अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक। अग्रभाग से उच्चारण हम कैसे करते हैं। उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का आगे का भाग
तालु से और दांत से स्पर्श करते हुए उच्चारण होता है। जैसे आप देखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ठीक, अब देखें कैसे हम उच्चारण करते हैं। जब आप छोटी ई का उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा आपके दांत और तालु से स्पर्श करती है। कैसे? ई, ई का जब उच्चारण करेंगे आप तो देखेंगे हमारी जिह्वा क्या है, आगे की तरफ दांत को स्पर्श करती है। ई, फिर ई, ऊ, री। यार तो गलत हो गया। ई और ई का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जिह्वा क्या करती है, दांत से स्पर्श करते हुए ई, फिर ए, फिर री। तो री का भी उच्चारण हम करते हैं तो क्या होता है, जिह्वा हमारी क्या करती है, दांत से स्पर्श होते हुए तालु को स्पर्श करती है। फिर बात आता है मध्य भाग। मध्य भाग से किसका उच्चारण करते हैं, आ। जब आ पढ़ते हैं आप तो ये जिह्वा के मध्य भाग से आ का उच्चारण आपका होता है। जिह्वा के मध्य भाग से आपका आ का उच्चारण होता है। फिर बात आती है पश्च भाग का। तो पश्च भाग का उच्चारण हम कहां से करते हैं, जिह्वा के पीछे वाले भाग से हम जो है वर्ण का उच्चारण करते हैं। कहां से देखते हैं, आ, ओ, औ। ठीक, तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा क्या करती है, पश्च भाग को स्पर्श करते हुए उच्चारण को हम करते हैं। ऊ का भी उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श करती है, पीछे की तरफ। तो उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि उच्चारण जो हो रहा है आ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पीछे की तरफ से आवाज को निकाल रहे हैं। ऊ, ओ, औ। तो उच्चारण करते समय क्या लग रहा है कि हम जो है इन वर्णों का उच्चारण जो है जीभ के पश्च भाग से कर रहे हैं। इसी तरह आपका अग्रभाग था, ई, ए, री। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जिह्वा का अग्रभाग दांत से और तालु से स्पर्श होते हुए इनका उच्चारण हम करते हैं। फिर बात आती है कि मध्य में जब आ का आप उच्चारण करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण करते समय ना तो हम पीछे से उच्चारण हो रहा है ना तो अग्रभाग से। तो आ का उच्चारण आप देखेंगे कि तालु और जिह्वा से बीच से आ का आपका उच्चारण हो रहा है। फिर बात आती है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ये तो आपके उच्चारण के आधार पर हो गए कि हम आ का उच्चारण कहाँ से करते हैं, किस भाग से, आ का, ई का, ऊ का, री, ए, ओ, औ। अब हम बात करते हैं कि इनका हम विस्तार कैसे करते हैं, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आप देखेंगे स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। ठीक, देखते हैं। स्वर मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हास और दीर्घ। आपको पुल्ल स्वर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कैसे हम इनको इसमें नहीं रखते हैं।
हास्य स्वर जो होते हैं इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कैसे? हास्य स्वर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय कम समय लगता है। जैसे आप देखेंगे आ, ई, उ, री, ठीक, ये आपके हास्य स्वर हैं। हास्य स्वर, ठीक। तो आप जब इनका उच्चारण करेंगे आ, ई, उ, री, तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे क्या है कि हमारे गले से जो घर्षण होती है ये कम हो रही है। जैसे आ, ई, उ, री। तो उच्चारण भी जब हम करेंगे तो इसका मतलब है कि कम समय लगेगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, बोलते समय कम समय लगे, कम घर्षण हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हास्य स्वर। आ, ई, उ, री, ठीक। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखते हैं कैसे। आ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, ठीक। परिभाषा हमारी कहती है कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय या बोलते समय हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे? जब आप आ का उच्चारण करते हैं छोटा आ, तो आप देखेंगे कि जो है कि हमारी आवाज़ क्या है? धीरे सी है, धीमे बोलते हैं, घर्षण कम होता है। जब आ की आवाज़ करते हैं तो छोटा आ की अपेक्षा बड़ा आ में समय क्या लगता है? आपको अधिक लगेगा। फिर छोटी, फिर बड़ी। छोटी ई से बड़ी के उच्चारण करते समय बड़ी ई में समय क्या लग रहा है? छोटी ई की अपेक्षा समय अधिक लग रहा है। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो समय क्या लग रहा है आपका? अधिक लग रहा है। फिर ए, ओ, औ। तो हमारा कहने का मतलब, परिभाषा हमारी क्या कर रही है दीर्घ स्वर में कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। फिर आइए आगे बात करते हैं प्लुत स्वर की। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हास्य और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ठीक। अगर पूछा जाता है हमारे मूल स्वर कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो हम दो ही बताते हैं। ठीक, हास्य और दीर्घ। अब हम देखते हैं कि प्लुत स्वर होते कौन हैं। कैसे हम जाने कि जो है हास्य और दीर्घ की अपेक्षा इनमें अधिक समय लगता है?
आइए देखते हैं। ठीक, परिभाषा हमारी क्या कहती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे हम किसी को बुलाते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा मोहन, मोहन। तो जब हम मोहन का उच्चारण करते हैं तो बुलाते समय हम क्या देखते हैं कि थोड़ा लय को अपने बढ़ा के बोलते हैं। मोहन, गीता। तो गी का उच्चारण करते समय हम लय को क्या करते हैं? अपने थोड़ा सा बढ़ा के बोलते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं गीता, गीता, सविता, ओम, राम। तो किसी को कहने का मतलब, पुलुत स्वर हमारी परिभाषा ये बताते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वहां पर लय को हम क्या करते हैं? खींचते हैं। कैसे? हे राम, राम, मोहन, मोहन इधर आओ, सविता पत्र लिखो। तो यहां पर क्या हो रहा है? आपके लय को खींच के बोला जा रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि किसी को बुलाने में कुछ कहने में, किसी को बुलाने के लिए, किसी को बुलाने, किसी को बुलाने के लिए, कहने के लिए, कहने के लिए आदि जगह पर हम क्या करते हैं? पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात आती है मुखाकृत, अर्थात हमारे बोलने के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं, इनका उच्चारण हम कैसे कैसे करते हैं, इनका विभाजन कैसे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कि संवृत्त। क्या? संवृत्त स्वर। तो संवृत्त स्वर कहने से हमें क्या पता चलता है कि जो उच्चारण होता है वो हमारे आगे छोटे से संवृत्त, छोटे से वृत्त के आकार में उच्चारण किया जाता है। कैसे? ई, ई, ए, ई, सॉरी, ई, उ, रे। तो संवृत्त स्वर में उच्चारण करते समय हमारे जो होंठ हैं ये वृत्त के आकार में छोटे से खुलते हैं। कैसे? ई, उ, रे। ठीक, ये हुए हमारे संवृत्त स्वर। फिर हम देखते हैं अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर में क्या होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो ओठ हमारे जो है वृत्त के आकार में आधे खुलते हैं, अर्ध संवृत्त। जैसे ए, ओ, ए, ओ। तो ए, ओ के उच्चारण में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे मुख की ध्वनि थोड़ी सी दिख रही है। ए, ओ। तो ये आपका क्या हुआ? अर्ध संवृत्त। फिर आगे देखते हैं विपरीत स्वर। विपरीत स्वर क्या कहता है कि इनमें मुख का आकार वृत्त के आकार में बड़ा खुलेगा। जैसे आ। तो जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं हमारे मुख का आकार कैसा है? आ।
बड़े से आकार में वृत्त के रूप में खुल रहा है। आ, है ना, आ। तो विपरीत स्वर क्या परिभाषा हमारी बताती है कि उच्चारण करते समय हमारे मुख का आकार वृत्त के आकार में खुलेगा। आ, तो जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कैसे खुल रहा, आ, ठीक, तो वृत्त हुआ। फिर आता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत कहने से यह पता चलता है कि जब हम वर्ण का उच्चारण करेंगे, ठीक, तो हमारे मुख में अर्ध विपरीत यानी कि आधे वृत्त के आकार में उच्चारण हम करेंगे। कैसे, आ, ए, ओ, देखिए आ, तो मुख का आकार क्या है, आधा खुल रहा है। ए, देखिए क्या है, आ और ए कहने में कितना आपको अंतर मिल रहा है। आ का उच्चारण विपरीत में हो रहा है, लेकिन आ देखिए मुंह का आकार आधा हो जा रहा है, यानी कि अर्धवृत्त में निर्माण होगा इसका। देखिए अ, ए, ओ, तो हम क्या देख रहे हैं कि अर्धविवृत्त में वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के अर्धवृत्त के आकार में किया जाएगा। कैसे, फिर देखिए, जैसे वृत्त में क्या था, तो बड़े से गोले आकार में होगा आ, तो आ का जब आप उच्चारण कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि हमारे मुख की आकृति जो है बड़े से वृत्त के आकार में खुला, आ, फिर अ, तो आ और आ में आप देख सकते हैं उच्चारण करते समय कि जब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख की आकृति अर्धवृत्त के समान खुल रही है, आ, ए, ओ। तो ये हमारे मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। ठीक, कितने हुए हमारे, समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। तो समृत क्या कहता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, समृत में उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति छोटे से वृत्त के रूप लेती है। कैसे, ई, ई, ऊ, ऊ, री। तो जब आप देखिए यही समृत और वृत्त में परिभाषा यही है कि समृत कहता है कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति वृत्त के आकार में छोटे से में खुले, जैसे हमने उच्चारण किया ई। और वृत्त में क्या कहते हैं, बड़े आ, ई, आ, उ, आ, उ, आ, ई, आ, री, आ। तो आप देखेंगे कि समृत और वृत्त में जब उच्चारण होता है तो वृत्त में हमारे मुख का आकार बड़े से आकार में खुलता है और समृत में छोटे से में खुलेगा। दोनों में आकार मुंह का वृत्त के समान होगा, लेकिन समृत में छोटा और वृत्त में बड़ा, अर्धसमृत में आधे वृत्त में, अर्धवृत्त में भी आधे में होगा। ठीक, आइए फिर हम आगे देखते हैं। फिर आप आगे पढ़ते हैं अयोगवा। परिभाषा सुनिए, अयोगवा, अयोगवा। अयोगवा की परिभाषा है डॉक्टर किशोरी दास के अनुसार कि डॉक्टर किशोरी दास जी कहते हैं कि इनके अंतर्गत हम अंग और आह को लेते हैं। ठीक, अंग और आह को लेते हैं जिनका उच्चारण हम अयोगवाह के रूप में करते हैं। ठीक, इनका कहना है कि ये दो वर्ण स्वर के बिना भी अधूरे हो जाते हैं और व्यंजन के बिना भी अधूरे हो जाते हैं। कहने का मतलब कि ना स्वर के बिना हम इनका उच्चारण कर सकते हैं, ना ही व्यंजन के बिना ही उच्चारण कर सकते हैं। तो इनका मेल केवल
आधा हो जाता है। कहने का मतलब ये शब्दों को पूर्ण बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, हम लिखते हैं अगूर, और यहां लिखा मैंने अंगूर, अंगूर, ठीक। तो अगूर लिखा है, तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत अटपटा सा लग रहा है, अधूरा सा लग रहा है। तो हमने अनुस्वार का जब प्रयोग कर दिया, अंग बिंदी लगा दिया आधा, तो हमारा शब्द क्या हो गया? पूर्ण हो गया, अंगूर। तो हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं कहीं ये क्या करते हैं, शब्दों को पूर्ण रूप बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। लेकिन ना ही इन्हें स्वर के रूप में गिनते हैं, ना ही व्यंजन के रूप में गिनते हैं। ये दोनों के बीच के होते हैं। इनका मेल ज्यादातर व्यंजनों के साथ किया जाता है, लेकिन ये स्वर के साथ भी कहीं कहीं मेल बना के चलते हैं और व्यंजन के साथ भी मेल बना के चलते हैं। तो ये आपका क्या था? अभी तक आपने पढ़ा, वर्ण से शुरू किया, हमने स्वर को खत्म किया आहा तक। एक बार आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया। हमने शुरू किया वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? यहीं से हमने शुरू किया था। तो वर्ण ये होते हैं जैसे जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। छोटी सी छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। मौखिक में ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि से हम वर्ण का रूप लेते हैं, वर्ण से शब्द का रूप लेते हैं, शब्द से वाक्य का रूप निर्माण करते हैं, ठीक। जैसे हम बोलते हैं आ, तो हम मुख से बोलते हैं तो ये ध्वनि हुई। जब हमने इनको लिख दिया आ, तो ये वर्ण का रूप ले लिए। जब इनके संयोग से हमने लिख दिया कोई वर्ड, अंगूर, आम, अनार, ठीक, तो ये आपके क्या हो गए? शब्द हो गए। मुख से बोला तो ध्वनि, उसको लिख दिया तो वर्ण, वर्णों के मेल से बनाया तो शब्द। शब्दों को जब हम एक क्रम में लिखते हैं, जैसे हमने कह दिया कि अंगूर बड़े खट्टे हैं, क्या? अंगूर बड़े खट्टे हैं। तो अंगूर बड़े खट्टे हैं, तो हमने शब्दों को एक क्रम में लिखा ना कि हमने इस तरह लिखा खट्टे हैं अंगूर बड़े। तो आप जब उच्चारण करेंगे आपको बड़ा उल्टा सा फील होगा, ये कैसा वाक्य है, कैसे शब्द हैं, हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं इनका। तो ध्वनि से वर्ण का विस्तार हुआ, वर्ण को हमने मिलाया तो शब्द बना, शब्द से हमने वाक्य का निर्माण किया। यह आपका वर्ण विभाजन था। वर्णों का विस्तार कैसे हुआ, कैसे हमने फिर बात आती हमारे वर्ण कितने होते हैं हिंदी में। तो हमने बताया 52 होते हैं। कुल वर्ण होते हैं 52। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन? स्वर और व्यंजन, ठीक। फिर बात आती है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। स्वर हमारे होते हैं 11। अंग आह को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे हो जाते हैं 13। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन हमारे होते हैं 39। हमने अभी तक स्वर को पढ़ाया, तो इसलिए आप स्वर की परिभाषा को ध्यान दें, स्वर के बारे में समझें। स्वर हमने बताया होते हैं 13। अंग आह को जोड़ते हैं तो 13 हो जाते हैं। स्वरों की संख्या पूछी जाए मूलतः तो हमारे 11 होते हैं। जब यह कहे कि स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होते हैं। फिर बात आती है कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, री।
तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, मूल स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है, तो फिर शेष क्या होते हैं? शेष जो है 7 जो है, टोटल 11 है, 4 तो हमारे मूल स्वर हो गए, तो शेष क्या हुए? तो शेष हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। कैसे? हमने कहा क्योंकि इन्हीं 4 मूल स्वर के संयोग से ही अन्य 7 स्वरों का निर्माण होता है। कैसे? जब हम छोटा आ का योग करते हैं तो बड़ा आ का निर्माण होता है, छोटी ई के निर्माण से बड़ी ई का निर्माण होता है, छोटा ऊ के योग से बड़ा ऊ का निर्माण होता है, छोटा आ और ई के निर्माण से ए का निर्माण होता है, बड़ा आ बड़ी ई के निर्माण से ए का निर्माण होता है, छोटा ऊ से ओ का निर्माण होता है, बड़ा आ और बड़ा ऊ के निर्माण से अहो का निर्माण होता है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं, ये तो हमारे स्वर का वर्गीकरण हुआ कि हमारे स्वर हुए 13, 11, 3 कैसे कैसे हुए, कौन हमारे संयुक्त स्वर हैं, कौन हमारे मूल स्वर हैं। अब बात आती है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। हमने कहा 2, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 3, लेकिन तीसरे को हम आपको समझाएं कि कैसे हम पुल्लिंग स्वर को कहते हैं, कैसे उच्चारण किया जाता है। तो हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन्हें उच्चारण करते समय अन्य वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे आपके? दीर्घ और बुलंद, इनकी अपेक्षा कम समय लगता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आ, ई, उ, री। परिभाषा क्या कहती है? कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ या प्लुत स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? गिनिए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हुई? 7 हुई। 7 हमारी क्या है? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, और इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक, अंग आह को हम अयोगवाह में कहते हैं, अंग को अनुसार कहते, अनुनासिक कहते हैं, अंग को, आह को अनुसार कहते हैं। आइए फिर देखते हैं कैसे। फिर बात आती है कि मुख के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं। मुख के आधार पे 4 होते हैं: समवृत्त, अर्धसमवृत्त, वृत्त और अर्धवृत्त। हमने आपको बताया कि जो है अर्धसमवृत्त में हम देखते हैं कि उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो आकृति होती है, ये वृत्त के आकार में, छोटे से आकार में खुलती है। कैसे? देखते हैं कि जब हम अर्धसमवृत्त का उच्चारण करते हैं, कैसे? जैसे ई, ई, उ, री। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं इनका, तो हमारे मुख की आकृति छोटी सी खुलती है वृत्त के रूप में, ई, उ, री। फिर अर्धसमवृत्त में क्या होता है कि मुख की आकृति हमारे आधे से वृत्त में, यानी कि समवृत्त की अपेक्षा आधा समय लगता है, तो हम क्या करते हैं? उसे समवृत्त कहते हैं। जैसे ए, ओ, ये हमारे क्या हुए? अर्धसमवृत्त। फिर बात आती है वृत्त की। तो वृत्त का उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति बड़े से आकार में खुलती है। जैसे आ, तो आ का उच्चारण करेंगे तो आपके वृत्त के आकार से मुंह क्या होता है? खुलता है। फिर बात आती है अर्धविवृत्त में कौन कौन से होते हैं। इनमें उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति अर्धवृत्त में के रूप में खुलती है। जैसे आप देखेंगे आ,
आ, आए, ओ, आ, आए, ओ। तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति क्या होती है? आधे से वृत्त के आकार के रूप में खुलती है। ठीक। फिर बात आती है कि जिह्वा के आधार पर हम इन्हें कैसे विभाजित करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर हमारे मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: अग्र, मध्य और पश्च। अग्रभाग से हम, जो हमारे जीभ की अग्रभाग होता है, तो जब हम उच्चारण करेंगे हमारे जीभ का अगला भाग क्या करता है? तालु से स्पर्श करते हुए उच्चारण होता है। ई, ई, ऊ, ऊ, रे। तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप क्या करेंगे कि अग्रभाग से उच्चारण होता है। फिर आ, जब आ का उच्चारण आप करते हैं तो आपके कहां से होता है? जिह्वा के मध्य भाग से होता है। फिर पश्च, पश्च में जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके जिह्वा के पीछे वाले भाग से उच्चारण होता है। आ, ओ, औ। तो जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारण होता है। फिर देखते हैं, ये आपके स्वर के वर्गीकरण थे। लिए है, आइए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम क्या स्वर पढ़े हैं? अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 39। आइए देखते हैं कौन कौन। का, ख, गा, घ, हलंत सब में अनिवार्य है। च, छ, ज, झ, य, ट, थ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। बड़े श, छोटे श, छोटा श, ह,
आइए अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 39। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सभी वर्णों के नीचे हम क्या लगाए हैं? हलंत लगाए हैं। हलंत हम क्यों लगाते हैं? कि जब हम हलंत नहीं लगाते हैं तो इनके साथ स्वरों का भी उच्चारण होता है। ठीक, तो व्यंजन की परिभाषा हमारी क्या कहती है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम यहाँ क्या पढ़ने चल रहे हैं? व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। हमारे व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक, व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं हमारे। तो का वर्ण से लेकर वर्ण नहीं वर्ग हो जाएगा आपका। ठीक, का वर्ग से लेकर का से पा वर्ग तक को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। का, खा, गा, घा, अंगा, 5 ये, 1 2 3 4 5 ये, तो पंचम 25। कितने वर्ण हुए? 25। अब हम देखते हैं कि ये हमारे क्या हैं? इतने, ये हो गए अंतस्थ, अंतस्थ। ये हमारे क्या हुए? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये क्या है? ये हमारे हुए ऊष्म। ठीक, बचे ये हमारे, ये होते हैं संयुक्त। ये दो शेष हमारे कौन हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, ये क्या है हमारे? द्विगुण व्यंजन। ये क्या है? द्विगुण। ठीक, तो हमने कहा व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या हमारी होती है 39, जिनमें आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो हम देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। जब आप स्पर्श व्यंजन की संख्या देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हुई? 25 हुई। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा। फिर बात आती है
ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ये हमारे 4 होते हैं। सा, बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हा। ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी क्यों कहते हैं, ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनके उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा निकलती, तेज घर्षण भी होता है। सा 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 हा। तो इनका उच्चारण करते समय हमारे गले में क्या होता है, घर्षण होता है। सा 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 हा। तो ऊष्म या इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। फिर बात आती है कि संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन? तो हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे संयुक्त व्यंजन बचते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि संयुक्त कहने से हमें यह पता चलता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे ये किसी न किसी वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे। कैसे? हम देखते हैं कि जब सा का उच्चारण होता है, सरा का, तो इसमें हम सा यानी कि बड़ा सा और रा के योग से हमारा श्रा बनता है। जब हम ज्ञा का उच्चारण करते हैं, जा प्लस इया के योग से हमारा ज्ञा बनता है। बात आती है त्रा की, तो त्रा का उच्चारण करते समय ता और रा का योग होता है। फिर छा, सा प्लस रा से छा का निर्माण होता है। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं तक, बस हो गया सर।